प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है प्रिय विद्यार्थियों अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने सेट नंबर तीसरे में स्टूडेंट सेट नंबर तीसरा स्टार्ट किया हूं। मैं 2023 348 CI कोड नंबर है, जिसमें मैं क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट करा चुका हूं 4 का। कहाँ तक? अंगा तक करा चुका था, ठीक है, क्योंकि घा वाला ये हट चुका है यहाँ पर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों 5 का से। तो ठीक है, चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि परागण क्या होता है। ठीक है, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए, यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि परागण क्या है और इनके प्रकार का वर्णन करना है, यानी उनके प्रकारों पर टिप्पणी हमें लिखना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमारा उत्तर है। सबसे पहले हम जानेंगे परागण क्या है, यानी मतलब पॉलिनेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए परागण क्या होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि मतलब आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे पराग कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? पराग कोश में होते हैं। ठीक है ना। तो पराग कोश से निकलकर पराग कणों का कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है, जो क्रिया है, ये यानी कि मतलब जो पहुंचना है, उसे हम क्या कह देते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। परागण 2 प्रकार का होता है, यानी मतलब पहला हमारे पास स्वपरागण, दूसरा है हमारे पास पर परागण। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हम जानेंगे स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है बहुत ही सिंपल भाषा में कि जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है स्वयं उसी में, जिस पुष्प से जो परागकण निकले हैं, जिस पुष्प के वो पराग कोशों से परागकण निकले हैं, अगर उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पहुंच जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं? हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि मतलब जो हमारे पुष्प है, कोई भी पुष्प हो, अगर उस पुष्प में क्या होगा? जो पराग कोश होंगे, जो पुष्प होगा उस पुष्प में पराग कोश होंगे। अब पराग कोश में क्या भरे होते हैं? परागकण। अगर उसी कोश पराग कोश से परागकण निकल करके उसी के वर्तिकाग्र पर, उसी जो पुष्प है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर चला जाए या पहुंच जाए तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दूसरा पर परागण। तो इसमें क्या आता है पर परागण में कि जो परागकण निकलेगा उसी पुष्प में नहीं जाएगा, दूसरे पुष्प में जाएगा, क्योंकि पर परागण यानी पराया यानी दूसरे वाला। ठीक है, तो जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। इसमें क्या था? उसी पुष्प में, इसमें क्या है? दूसरे पुष्प में। बस आपको इतना ही अंतर है, इसमें है उसी और इसमें है दूसरे, आपको इतना ही अंतर लिखना है। और यही घटना क्या होती है? हमारी पर परागण होती है प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि मतलब जो एक पुष्प होगा उस पुष्प में क्या होंगे? पराग कोश होंगे। अब पराग कोश से परागकण निकलेंगे। अगर परागकण निकल करके दूसरे जो पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर चले जाएं तो उस घटना को आप कहेंगे पर परागण। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का हमारा खा क्वेश्चन का रहा है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाहित मल उपचार। ठीक है, तो हम इसके उपचार के बारे में सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। वाहित मल उपचार हम 2 तरह से करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपचार, ठीक है स्टूडेंट, है यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। तो इस अवस्था में जल में तैर रहे कागजों प्लास्टिक अपशिष्ट बोतलों आदि को विशेष छन्नों द्वारा छान कर क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है,
और छोटे निलंबित कणों, और इनसे जो छोटे होंगे, जैसे कागज है, हमारे बोतल है, जो प्लास्टिक है, इनसे जो छोट कण होंगे, इनसे जो छोट कण होंगे, छोटे कण, छोटे निलंबित कणों को नीचे बैठने दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बड़े होंगे उनको छान लिया जाता है और जो छोटे होंगे उन्हें नीचे बैठने दिया जाता है। ठीक है, और इस क्रिया में लगभग लगभग स्टूडेंट 2 से 10 घंटे लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, 2 से 10 ही घंटे लगते हैं। और शेष जल में केवल कैसे कार्बनिक पदार्थ अधिकता में रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ही सिंपल ही भाषा में मैंने लिख दिया है, और आपको ऐसे ही लिख कर आना है। प्राथमिक उपचार में जो भी हमारे जल में तैर रहे होते हैं, जैसे हमारे कागज है, प्लास्टिक है, बोतल है, और भी अन्य तरह के बड़े बड़े क्या होते हैं, अपशिष्ट यानी मतलब वस्तुएं उसमें पड़ी होती हैं खराब। ठीक है, और क्या होता है, उनको अलग कर लिया जाता है। अलग करके क्या किया जाता है, जो भी छोटे कण होंगे उन छोटे कणों को क्या किया जाता है, नीचे बैठने दे दिया जाता है। और इस क्रिया में लगभग कितना समय लगता है, 2 से 10 घंटे लगते हैं। यही क्या है, हमारा प्राथमिक उपचार है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा वाहित मल होता है, आपको पता होगा, जैसे हमारे पास कोई भी तालाब हो, अगर उसमें मल मूत्र तमाम सारे की जो कूड़ा करकट है अगर इकट्ठा हो जाए उसी जगह में, तो एक प्रकार का वो कैसा बन जाता है, वो एक प्रकार का वाहित मल बन जाता है। क्या बन जाता है, वाहित मल। जब एक प्रकार से इकट्ठा हो जाता है, उसमें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ अगर मिल जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं कि एक प्रकार क्या बन गया, वाहित मल बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत प्रकार के हमारे गांव वगैरह होते हैं, कस्बे होते हैं, जहां पर वाहित मल उपस्थित होता है। ठीक है, तालाब वगैरह एक से एक होते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक उपचार है। हम इसके बाद देखते हैं द्वितीयक उपचार। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीयक उपचार है हमारा। इसमें क्या है कि इस उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है। इसके उपचार में क्या क्या किया जाता है, द्वितीयक उपचार में जो भी हमारे सूक्ष्म जीवधारी होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है द्वितीयक उपचार में। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण ताल एक, जैसे ऑक्सीकरण ताल एक उथला जलाशय होता है। जो भी हमारे जलाशय होते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है, जहाँ जल भरा होता है, ऑक्सीकरण ताल एक उथला जलाशय होता है, जिसमें क्या होता है, वाहित मल एकत्रित किया जाता है। बहुत सारे हमारे जलाशय होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर वाहित मल एकत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो वाहित मल अभी मैंने बताया है, अपशिष्ट पदार्थ तमाम प्रकार के जहाँ मिल जाते हैं, तो क्या होता है, वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ जो भी होते हैं अगर अधिक होते हैं, अगर कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, यानी कि मतलब अधिक होने के कारण शैवाल शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर उसी जो हमारे पास एकत्रित हो गया, जलाशय में जो भी एकत्रित हो गया हमारा वाहित मल है, अगर उस वाहित मल में अगर कार्बनिक पदार्थ क्या हो, अधिक होंगे, तो वहाँ पर शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि क्या होती है, होने लगती है। अब इसके बाद क्या है, इसमें क्षनित जल, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, क्षनित जल इस उपचार के दूसरे हौज में जोड़ा जाता है। यही जो हमने प्राथमिक उपचार में देखा था, जो भी हमारे पास क्षनित जल था, हमने क्या था स्टूडेंट, जो बड़े बड़े जो भी हमारे पदार्थ हैं, जैसे बोतल, प्लास्टिक, कागज, उनको हमने इकट्ठा करके बाहर निकाल दिया था छान करके। जो भी हमारे पास जो बचा था जो जल, उन्हें जो क्षनित जल बचा था, तो क्षनित जल इज क्षनित जल इस दूसरे उपचार के, जो क्षनित जल है, इस उपचार के दूसरे हौज में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्योंकि द्वितीयक उपचार है तो दूसरा हम क्या लेंगे, हौज लेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और इसमें सूक्ष्म जीव और कवक
को रखा जाता है। आपको मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा दूसरा जो हौज होता है, जो जलाशय वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है स्टूडेंट, उनमें सूक्ष्म जीव और कवक को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये जीव क्या करते हैं, आक्सी और अनाक्सी करता है, यानी कि मतलब आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन करता है, जिससे जल क्या होता है, जल अपघटित यानी टूटकर या उपस्थित ऑक्सीजन टूट जाता है और नीचे बैठ जाते हैं। यही क्या होता है, हमारा द्वितीयक उपचार होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास जो हमारे क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वृद्धि तो करने लगते हैं, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास क्षनित जल होता है, इस क्षनित जल को इस प्रकार इस उपचार के दूसरे हौज में जोड़ा जाता है। अगर जो हमारे पास क्षनित उपचार है, जो हमारे पास क्षनित जल होता है, उसे हम क्या करते हैं, दूसरे हौज में जोड़ देते हैं ताकि वहां पर चला जाए, और इसमें क्या कर देते हैं, हम सूक्ष्म जीव और कवक को रख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जीव जो हमारे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो कवक होते हैं, ये आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है, जो पानी होता है, वो क्या हो जाता है, अपघटित या उपस्थित, उसी में वाटर में ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है वो टूट जाता है। ठीक है, और नीचे बैठ जाता है, जिससे हमारा जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यही हमारा क्या है, द्वितीयक उपचार स्टूडेंट। अभी तृतीयक उपचार भी होता है, लेकिन आपके लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रिय विद्यार्थियों, 5 का हमारा ग क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम जान लेते हैं इनके गुण क्या हैं। तो उत्तर में पहला गुण है हमारे पास लिंग अनुपात। इसमें क्या लिखना है, व्यष्टि जीव या तो नर होगा, व्यष्टि जो जीव है या तो नर होगा या अथवा जिसे कहते हैं मादा। लेकिन क्या है स्टूडेंट, लेकिन समष्टि में कुछ जीव नर होंगे व कुछ मादा। आपको पता है कि जो हमारे पास व्यष्टि होता है, व्यष्टि जीव या तो नर होगा या मादा हो सकता है, लेकिन समष्टि में कुछ जीव नर होंगे व कुछ मादा। अतः समष्टि में ही नर व मादा की संख्या के बीच का जो अनुपात है वो क्या होता है, संभव होता है। ध्यान रखिएगा, जो इनका अनुपात है वो कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है आयु वितरण। क्या है, आयु वितरण। इसमें लिखना है आयु वितरण भी समष्टि में ही पाया जाता है। आयु का जो उनके वितरण है उसमें क्या है, इसी समष्टि में ही पाया जाता है, क्योंकि समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वाले जीव होते हैं। आपको पता भी होगा, जो समष्टि होती है उनमें अलग अलग एज वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं। इसीलिए इसका ये भी क्या है, यह एक प्रकार का आयु वितरण गुण होता है समष्टि का। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास तीसरा जन्म एवं मृत्यु दर। तीसरा क्या है, जन्म एवं मृत्यु दर। इसमें आपको क्या लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, कि जीव विशेष जन्म लेता है। आपको पता है जो भी जीव होगा वो क्या करेगा, जन्म लेगा और मरता है, और क्या है, अगर जन्मा है तो मरेगा भी। ठीक है, मरता है। लेकिन समष्टि में जीवों में संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं। आपको पता है कि अगर किसी जीव की उत्पत्ति हो रही है, अगर वो जन्म रहा है, तो वह नई संतान भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है समष्टि में जीवों में संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं। अगर उसका जन्म हुआ तो वो नए जीव का यानी कि मतलब उत्पन्न करेगा ही करेगा, निषेचन क्रिया कर करके। ठीक है, तो क्या है, संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं, या जीवों की मृत्यु से समष्टि में जीवों की संख्या कम होती है। अगर स्टूडेंट वह जन्मा है तो यानी कि मतलब अगर जन्मा है तो समष्टि में क्या होगा, जीवों में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर क्या है, अगर मृत्यु हो रही है तो जीवों में क्या होगी, संख्या में कमी होगी। वही लिखा है ना, या जीवों की मृत्यु से समष्टि में जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इनको क्रमशः जन्म दर एवं मृत्यु दर कहते हैं। लिखा है ना, जन्म
एवं मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर। अगर स्टूडेंट जन्म हो रहा है तो संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर मृत्यु हो रही है तो संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। इसीलिए लास्ट में कह देते हैं, इनको हम क्रमशः कह सकते हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर भी कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या स्टूडेंट इस समष्टि के 3 क्या थे, महत्वपूर्ण गुण थे हमारे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का हमारा घ कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डालना है। इसमें सबसे पहले लिखना है महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका में प्रायः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जो भी कोशिकाएं होती हैं जीव की, हर एक कोशिका में क्या होता है, 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमारे, पहला है mRNA, मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं। दूसरा हमारे पास है rRNA, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, सोम। ठीक है, और तीसरा हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रकार के आरएनए हैं, जिसे संदेशवाहक, राइबोसोम, जिसे स्थानांतरण, ये 3 प्रकार के हमारे आरएनए होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। अगर यही 3 हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, जिनसे प्रोटीन संश्लेषण काम होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे mRNA, जिसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यह केंद्रक से आदेश लेकर, किससे, क्योंकि कोशिका के बीच में क्या होते हैं, केंद्रक, तो यह केंद्रक से आदेश लेकर, यानी कि मतलब क्या करता है, आदेश लेता, आदेश लेकर राइबोसोम पर क्या होता है, पहुंचता है। कौन, mRNA क्या लेगा, सबसे पहले संदेश लेगा कोशिका के केंद्रक से, और कहाँ पहुंचाएगा संदेश, राइबोसोम पर पहुंचता है। ठीक है, इसमें आनुवंशिक कूट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। किसमें, mRNA में। आपको मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से समझाया था मैंने। इसके बाद हम देखते हैं rRNA। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा हमारे पास है rRNA, जिसे कहते हैं हम राइबोसोम आरएनए। ठीक है, ये हमारे पास होता है, हिंदी में भी यही कहते हैं। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। कहाँ से, जो हमारे पास केंद्रक होता है, केंद्रक में जो डीएनए होते हैं, डीएनए से क्या होता है, उत्पन्न होता है आरएनए। ध्यान दीजिएगा, यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास पॉइंट है, पूछा जाता है राइबोसोम की रचना में कौन भाग लेता है, आपका आंसर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम पर ही होती है। कहाँ पर होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ होती है, राइबोसोम पर ही होती है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि सबसे पहले मुझे टीआरएनए लिखना चाहिए, फिर आरआरएनए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लिखना है तो पहले टीआरएनए लिख सकते हैं, फिर आरआरएनए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टीआरएनए, ट्रांसफर, जिसे कहते हैं स्थानांतरण आरआरएनए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए, ये हमारे पास टीआरएनए क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस अणु पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं, किसमें, टीआरएनए में। इस अणु पर प्रतिकूट उपस्थित होते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाते हैं। इसका नाम ही है स्थानांतरण। तो क्या करेगा, स्थानांतरित तो ही करेगा, ले जाने का काम ही करेगा। तो अमीनो अम्लों को ले जाने का काम, राइबोसोम तक ले जाने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि मतलब जो अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने का काम किसका होता है, तो आप बताएंगे टीआरएनए का काम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे पास है 6 का 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो 6 का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। का कौन था, 6 का पहला था प्लाज्मिड वाहक। 6 का पहला कौन था,
प्लाज्मिड वाहक था। तो प्लाज्मिड वाहक के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखना है आपको उत्तर में, यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन? प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है, यानी वो जेनेटिक सब्सटेंस जिसे कहते हैं, मैटर कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्लाज्मिड जो वाहक है यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है। आपने पढ़ा होगा आनुवांशिक पदार्थ हमारे डीएनए भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भी हमारा एक है प्लाज्मिड वाहक की गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है प्लाज्मिड। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र का जितना भी हमारे गुणसूत्र का आकार हो, उन गुणसूत्रों से क्या होता है? ये छोटा होता है। कौन? प्लाज्मिड वाहक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है। इनमें स्वतः खुद से द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह प्रायः सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। एक नहीं, जितने भी हमारे जीवाणु हों उन सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। जैसे साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, ठीक है, बहुत सारे हमारे जीवाणु होते हैं। सभी जीवाणुओं की कहाँ पर? सेल यानी कोशिका में पाया जाता है। जीवाणुओं के अतिरिक्त और भी है ना, कि और भी किसी में तो पाया जाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड वाहक है एक प्रकार का। तो जीवाणुओं के अतिरिक्त ये ईस्ट जिसे कवक तथा मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में भी क्या होता है? पाया जाता है। कौन? प्लाज्मिड वाहक, ध्यान रखिएगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उदाहरण है हमारा इसका कि टी आई एक प्रकार का प्लाज्मिड है। क्या है ये? टी एक प्रकार क्या होता है? प्लाज्मिड है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा क्या है, जो हमारे पास है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जो जीवाणु है, इसमें पाया जाता है। कौन? टी जो हमारे पास एक प्रकार का प्लाज्मिड है, यही पाया जाता है इन जीवाणुओं के अंदर। ठीक है, पाया जाता है। ये आपसे पूछा भी जाता है किन जीवाणुओं में पाया जाता है टी जो प्लाज्मिड है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेडर वर्ग ने 1952 में किया था। कितने में? कौन सा वैज्ञानिक था? लेडर वर्ग। कितने में किया था? 1952 में। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा। प्लाज्मिड में स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है, यानी खुद से वो जा सकता है। ठीक है, यानी मतलब खुद से जाने की क्षमता इनमें होती है, कहीं भी जा सकते हैं। कौन? जो हमारे पास प्लाज्मिड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छा का हमारा खा कह रहा है असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। उसी है जो क्वेश्चन हमारे पास है। छा का खा नंबर था असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। हमें लिखना है, उत्तर डाल लेना है। इसमें लिखना है कभी कभी पादप के जीवन चक्र में, कभी कभी पादप के पौधे के जीवन चक्र में, ये माँ मछली है, में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है। यानी कि मतलब स्टूडेंट, जो हमारे कुछ प्रकार के पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जीवन चक्र में क्या होता है कि बिना ही लैंगिक जनन के या युग्मक संलयन के या अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यानी कि मतलब क्या होगा, उनमें जो है लैंगिक जनन और युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति होगी। बिना ही उपस्थिति के ही अगर क्या हो जाए, अगर स्टूडेंट नया पादप का निर्माण हो जाए या नया पादप बन जाए, तब उस क्रिया को हम कहते हैं असंग जनन। असंग पहले ही आ लग गया, यानी संग साथ साथ नहीं, असंग अकेले ही। ठीक है, जैसे हमारी इसकी खोज विंकलर ने की थी। किसने की थी? विंकलर ने की थी। यह दो प्रकार का होता है। कौन? असंग जनन। ठीक है, पहला हमारे पास है
पहला है कायिक असंग जनन। पहला क्या इसका टाइप, अकायिक असंग जनन। इसमें हमें जानना है इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे पास जो कोई भी पौधा होगा उस पौधा में जनन में किसी भी कलिका से तना या पत्ती उत्पन्न होती है। अगर इनसे पत्ती हो या तना हो जो उत्पन्न होता है, अगर उनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाए तब उस क्रिया को आप कह देते हैं कायिक असंजनन हो गया। यानी कि मतलब क्या कह सकते हैं आप, इस क्रिया में बीज का निर्माण भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नया पादप तो बन जाएगा लेकिन इस क्रिया में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण में हमारे पास है आलू। क्या आलू के अंदर बीज होता है? बिल्कुल ही नहीं, बीज का निर्माण ही नहीं होता। ठीक है। और क्या होता है, गन्ना। ये दो प्रकार के हमारे एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है आप लिख भी सकते हैं और भी एग्जाम्पल, मगर दो ही एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा टाइप है हमारे पास अनिषेक बीजता। क्या है? अनिषेक बीजता। इसमें लिखना है इस प्रकार के प्रजनन में, जनन में, या प्रजनन कह दो या जनन कह दो, इस प्रकार के प्रजनन में या जनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, लैंगिक जनन की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। उसकी लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या, वहाँ पर बीज का निर्माण नहीं हो रहा था। जब वहाँ पर भी क्या था, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति थी, लेकिन यहाँ लैंगिक जनन की अनुपस्थिति भी है, फिर भी बीज का निर्माण हो रहा है। जबकि वहाँ पर क्या था, बीज का निर्माण नहीं हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है। परंतु बीज के बनने में, अगर बीज के बनने में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं नहीं होती है। अगर इसमें बीज बन भी रहा है तब भी क्या होगा, इसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है। उसमें भी नहीं हो रहा था अर्धसूत्री, उसमें क्या था, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन उसके बारे में भी बताया गया था, उसमें भी पीछे हमने बताया युग्मक संलयन के बारे में भी। तो इसमें क्या है, इसमें है कि जो हमारे पास लैंगिक जनन है उनकी अनुपस्थिति होगी, लेकिन बीज का निर्माण हो रहा है। परंतु बीज के बनने में क्या है स्टूडेंट, युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया बिल्कुल ही इसमें नहीं होती हैं। उदाहरण है नींबू। ठीक है, दूसरा हमारे पास है नागफनी आदि, और भी एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा इतना टॉपिक समाप्त हो गया है। इसके बाद हम मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट में। अगर यह हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो कृपया स्टूडेंट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के फ्री वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और आपको प्लेलिस्ट भी हम यहाँ पर बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरे के पूरे फ्री वीडियो आप पा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।